क्लास में हम लोगों ने जो हमारे फादर ऑफ हेरिडिटी हैं यानी कि ग्रेगोर मेंडल, इनके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें देखी थी, अच्छी अच्छी बातें सुनी थी। हमने ये देखा था कि आखिर ग्रेगोर मेंडल की थ्योरी क्या थी, किस तरीके से वो काम करते थे और उन्होंने काम करने के लिए किन चीज़ों को चुना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग बेसिकली हेरिडिटी की दुनिया के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हमारा गेट वहाँ पे जाकर ओपन हो चुका है। अब हम लोगों को हेरिडिटी की दुनिया में घुसने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी इससे पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। एक एक टर्म्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, बट फिर से एक बार थोड़ा शॉर्ट में हम लोग चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, है ना, ताकि आगे जब आप हेरिडिटी से रिलेटेड मेंडल्स के लॉ पढ़ो या फिर जब आप हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो या कुछ लॉजिक्स डेवलप करो तो आपको चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। खैर, तो देखो, सबसे तब पहला टॉपिक आता है, दैट इज़ बेसिकली अ जीन, कि आखिर एक जीन क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए के बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं। अच्छा, डीएनए सिर्फ अकेला डीएनए नहीं होता है, डीएनए के साथ साथ आप लोगों का हिस्टोन नामक एक प्रोटीन भी होता है, राइट। अच्छा, अगर मैं उस पर्टिकुलर डीएनए के स्ट्रैंड का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ, ठीक है, अ पार्ट ऑफ डीएनए, अगर मैं डीएनए का क्या ले लेती हूँ, एक पार्ट ले लेती हूँ, तो डीएनए के उस एक पार्ट को हम लोग बेसिकली एक जीन कहते हैं, ठीक है। ये इस बारे में हम लोगों ने इससे पहले भी बातचीत की है। 2 मिनट रुको यार, ये बैकग्राउंड में ठप 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 बहुत हो रहा है। थोड़ा शांति वाली जगह को मैं लोकेट करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, उम्मीद करते हैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नॉइज़ कैंसलेशन कम हुआ हो, अधिक ज़्यादा हुआ, नॉइज़ ज़्यादा कम, खैर जो भी है। देखो, तो डीएनए वाली चीज़ पर हम लोग इससे पहले भी बातचीत किए हैं, है ना। तो जीन क्या है? डीएनए कुछ नहीं, आपके डीएनए का अगर आप एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, दैट छोटा सा पार्ट इज बेसिकली नोन एज जीन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब ये जो जीन होता है ना, ये डीएनए का वो पार्ट होता है जो कि खुद आगे जाके आरएनए बना सकता है। अब तुम पूछोगे मैडम कौन सा वाला आरएनए, है ना, क्योंकि हमने तो 3 प्रकार के आरएनए पढ़े हैं, mRNA, tRNA, rRNA, कौन सा आरएनए। तो ऐसा कोई नहीं है, किसी भी प्रकार का आरएनए भैया तुम बना लो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट लिया है, एक छोटा सा आपने पार्ट लिया है, जिस छोटे से सेगमेंट या जिस छोटे से पार्ट ऑफ डीएनए से आप क्या कर सकते हो, एक कंप्लीट आरएनए आप क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। उस छोटे से डीएनए के पार्ट को, ठीक है, हम लोग बेसिकली हमारा क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन डीएनए का वो छोटा सा सेगमेंट होता है जो कि कंप्लीट आरएनए फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। और जब वो कंप्लीट आरएनए बना सकता है तो तुम जैसा कि जानते हो कि इसका मतलब वो प्रोटीन को सिंथेसाइज भी कर सकता है ना। वो क्या कर सकता है? प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर सकता है, क्योंकि आरएनए का तो काम ही यही होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना वगैरह वगैरह। बट मैं उम्मीद करती हूँ ये जीन वाला जो छोटा सा टॉपिक है ये तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक पुरानी हमारी क्लास की थी, उस पुरानी क्लास में हम लोगों ने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मैंने क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल बातचीत की थी। खैर, तो डिटेल बातचीत में हम लोगों के कुछ की पॉइंट्स है जो मैं थोड़ा सा तुम्हें रिकॉल कर दूँ। एक जो बेबी होता है, ठीक है, उस बेबी के अंदर डेफिनेटली क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उस बेबी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स उसके पास आते कहाँ से? 50% क्रोमोसोम उसकी मम्मी के पास से उसके पास आते हैं, है ना। जब आप लोगों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोट फॉर्म होता है उस वक्त 50% क्रोमोसोम मम्मा के पास से आते हैं और 50% जो क्रोमोसोम है वो किसके पास से आते हैं? फादर के पास से आते हैं। तो दोनों मम्मी पापा
के क्रोमोसोम मिलकर उस बेबी के अंदर होते हैं, ठीक है। बाकी इन डिटेल क्रोमोसोम क्या है क्या नहीं है इस पे मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में एक अच्छा खासा लेक्चर ले चुकी हूँ डीएनए के साथ साथ ही। तो जो बेबी है उस बेबी के अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं। हम लोग यूजुअली क्रोमोसोम को ड्रॉ कैसे करते हैं, ये बीच में एक छोटी सी बिंदी जैसा बनाते हैं, ऊपर में एक ऐसी पंखुड़ी, नीचे में एक ऐसी पंखुड़ी, फिर बीच में मान लेते हैं एक बच्चा है, उसके पास बच्चे के पास क्रोमोसोम है तो डेफिनेटली उसके क्रोमोसोम मम्मी और पापा के होंगे। तो आपने उस क्रोमोसोम को कंसीडर किया कि भाई ये मेरा क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम किससे बनता है मैडम? क्रोमोसोम भी डीएनए से ही बनता है। तो मान के चलिए इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है ना? क्या है इसके अंदर, डीएनए का स्ट्रैंड है। ओके, ठीक है। तो जब इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का जो ये स्ट्रैंड होता है, इस पर्टिकुलर डीएनए के स्ट्रैंड का आप कोई भी एक पार्ट ले लो, कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक पोजीशन आप कंसिडर करो कि मैडम इस डीएनए के, इस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, इस डीएनए की 5th पोजीशन पे हमको ले चलो। तो हम लोगों का हेलीकॉप्टर आया, हमें लेकर चला गया कि लो ये आपके डीएनए की 5th पोजीशन है, ठीक है। ये आपके डीएनए की क्या है, 5th पोजीशन। मैंने बोला कि जो मेरे पापा का क्रोमोसोम है, मुझे मेरे पापा के क्रोमोसोम की भी 5th पोजीशन पे ले चलो। तो उसने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, लो ये आपके पापा का डीएनए है क्रोमोसोम के अंदर, और ये लो ये भी इसकी क्या है, 5th पोजीशन है। अब उसने मुझसे पूछा, मेरे हेलीकॉप्टर ने, कि अरे मैडम आप 5th पोजीशन पे जाके करोगे क्या? तो मैंने बोला कि मैं 5th पोजीशन पे जाके ये चेक करूंगी कि वो पर्टिकुलर साइट, वो पर्टिकुलर जगह किस पर्पस के लिए है। जैसे क्या होता है, अपन किसी बहुत बड़े कार्यालय में जाते हैं तो अलग अलग फ्लोर्स डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि 1st फ्लोर पे ये होगा, 2nd फ्लोर पे ये होगा, 3rd फ्लोर पे ये होगा, 4th फ्लोर पे ये होगा, 5th फ्लोर पे ये होगा। जैसे जब हम लोगों को रिसेंटली किसी गवर्नमेंट काम की वजह से जाना पड़ रहा था, तो हम लोग जिस पर्टिकुलर जगह पे जाते थे, वो आक्यू पत्रिका बनवाने हम लोग जाते थे, म्यूटेशन करवाने हम जाते थे, तो वो था 3rd फ्लोर पे। अब खैर अब तो हमारा म्यूटेशन हो गया, हमने एक प्रॉपर्टी ली थी, उसकी हमने एकदम स्टार्टिंग में स्टैम्प ड्यूटी भरी थी। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन आपको प्रॉपर्टी का भरना पड़ता है, बट किसी रीजंस की वजह से अब हमको हमारा गवर्नमेंट को भरा हुआ पैसा अब हमको रिटर्न चाहिए, राइट। तो अब हम लोगों को उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी। अब हम कहाँ जाते हैं, अब हम उसी सेम बिल्डिंग में जाते हैं, बट उसी सेम बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में हम लोग जाते हैं, सॉरी 4th फ्लोर पे हम लोग जाते हैं। तो एक ही बिल्डिंग में जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट के अंदर आप जब जाते हो तो आपके बाहर बोर्ड लगा होता है कि इस पर्टिकुलर फ्लोर पे ये डिपार्टमेंट है, इस पर्टिकुलर फ्लोर पे ये डिपार्टमेंट है ना। तो वैसे ही अभी हमने कहा कि मुझको 5th पोजीशन पे जाना है। क्यों मैडम 5th पोजीशन पे क्यों, 30 नंबर की पोजीशन पे क्यों नहीं, 23 नंबर की पोजीशन पे क्यों नहीं? यार मेरी मर्जी, मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ जाऊँगी, तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं मैडम दिक्कत तो कुछ नहीं है। तो हमने चूज़ किया कि हम मम्मी के क्रोमोसोम की 5th पोजीशन पे जाएंगे, हम पापा जी की क्रोमोसोम की 5th पोजीशन पे जाएंगे, ये हमने डिसाइड किया। अब इस डिसीजन को लेने के बाद हम लोग पहुंचे 5th पोजीशन पर। हमने पूछा क्यों क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या काम होता है? तो क्रोमोसोम ने कहा कि मेरी जगह पर क्या होता है, मेरी जगह पर हाइट का कैरेक्टर है, मैं मतलब हाइट वाले कैरेक्टर के लेकर मैं हूँ, मैं हाइट डिसाइड होती है मेरी पोजीशन पर। मैं यहाँ पे क्या करने के लिए बैठा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के हाइट के कैरेक्टर के बारे में बातचीत करने के लिए बैठा हूँ। तो पप्पा के 5th पोजीशन पे हम पहुँचे। तो पप्पा के जब हम 5th पोजीशन पे पहुँचे तो हमने देखा कि पप्पा की भी 5th पोजीशन वाले क्रोमोसोम पर क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ हाइट डिसाइड होता है। कैरेक्टर ऑफ हाइट मतलब आपकी हाइट कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, या टिंगू होगी, लंबू होगी, इस बारे में सारी बातचीत इस 5th पोजीशन पे होती है। मतलब यहाँ पर सारे लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं कि तुम्हारे यानी कि उस बच्चे की हाइट कितनी होगी। तो देखो मम्मी का एक अलग क्रोमोसोम था, पापा का एक अलग क्रोमोसोम था, बट दोनों की 5th पोजीशन पे सेम काम हो रहा है। सोचो दोनों की 5th पोजीशन पे सेम काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, हाइट वाले कैरेक्टर को डिसाइड करना का डिसीजन लिया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं
जिनकी अगर आप एक फिक्स पोजीशन पे चले जाओ और उस फिक्स पोजीशन पे जाने के बाद अगर आपको क्या मिलता है वहाँ पर, उन दोनों ही क्रोमोसोम्स में सेम कैरेक्टर देखने को मिलता है। दोनों ही पोजीशंस पे आपको क्या देखने को मिलता है, सेम कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो ऐसे पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स को कहा जाता है क्या, आप लोगों के होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, आप लोगों को ये जो वर्ड है आगे जाके हेरिडिटी में काफ़ी सुनने को मिलने वाला है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि यार होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मीनिंग क्या होता है। मतलब क्रोमोसोम के अंदर हम किसी एक फिक्स पोजीशन पे चले गए। हाँ, बायोलॉजी के अंदर जब आप हायर लेवल में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन को, क्रोमोसोम के अंदर की इस फिक्स पोजीशन को हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में एक और वर्ड से इंडिकेट करते हैं जो कि है लोकस। बल्कि लोकस एक ऐसा शब्द है जो कि आप लोग आगे जाके 11th-12th की मैथ्स में भी अब पढ़ेंगे। बट क्रोमोसोम के अंदर अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे चले गए तो दैट पर्टिकुलर पोजीशन इज नोन एज लोकस। वो पर्टिकुलर पोजीशन क्या कहलाती है, लोकस कहलाती है। और अगर मान लेते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच के आपने ये देखा कि दोनों मम्मी पापा के दोनों क्रोमोसोम में उस पर्टिकुलर पोजीशन पे सेम काम हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मान लेते हैं मम्मी के क्रोमोसोम की 5th पोजीशन हाइट डिसाइड करती है और पापा के 7th पोजीशन पे हाइट डिसाइड हो रही है, तो क्या इन दोनों को आप ये कहोगे क्या कि भाई आप दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो? नहीं, फिर आप बोलोगे कि नहीं यार तुम लोग कैसे हो, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो। क्यों? क्योंकि आपकी सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर के बारे में बातचीत नहीं हो रही है। खैर, ये एक छोटी सी बेसिक सी जानकारी कि आखिर ये जो टर्म है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये आखिर होता क्या है। चलो ये भी हम लोगों ने बातचीत कर ली, जीन क्या होता है हमने ये भी बातचीत कर ली। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज ट्रेट्स। देखो होता क्या है, कई बार जो बच्चे होते हैं ये बेसिकली कंफ्यूज रहते हैं। किसके बीच में कंफ्यूज रहते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं एक वर्ड कैरेक्टर और दूसरा वर्ड ट्रेट्स के बीच में। क्योंकि उन्हें लगता है काफ़ी हद तक कि अरे यार ये तो दोनों सेम चीज़ें हैं, इसमें तो कोई अंतर नहीं है, ये तो दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। फिर तो ऐसे केस में आखिर ये जो वर्ड है आप लोगों का कैरेक्टर और ये ट्रेट्स, क्या मैडम सही में ये दोनों अलग चीज़ें हैं? क्या मैडम ये सही में आप लोगों का अलग है या फिर सेम है? तो देखो इसको हम लोग वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, कैसे? देखो ध्यान से समझना। मैं मार्केट में गई आम खरीदने, मैंगो। मैंने क्या किया, मैंगो मुझे खरीदने का शौक चढ़ा। अब जब हम लोग दुकान में जाते हैं, मान लेते हैं, चलो अच्छा मैंगो छोड़ो यार, मेरे को मैंगो की उतनी वेराइटीज़ का नाम नहीं पता है। खैर मान लेते हैं हम लोग फ़िश खरीदने गए मार्केट में। सम माइट अमंग यू मे बी वेजिटेरियन, कुछ ऐसे हो सकते हैं। खैर मैं भी वेजिटेरियन हूँ, बट मेरे घर में मेरे फादर बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो मैं उनके साथ कई बार बचपन में फ़िश लेने गई हूँ, तो मुझे काफ़ी हद तक फ़िश के बारे में बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी है। अच्छा, तो अगर हम लोग जब मार्केट में मछली लेने जाते हैं तो मछली मार्केट में जब आप घुसे, अच्छा पता है मेरे साथ एक मछली मार्केट में इंसिडेंस हुआ था, क्या बताने को बहुत ही शेमफुल इंसिडेंस है, बट खैर जब मैं छोटी थी, आई थिंक क्लास 2nd वगैरह में रही होंगी, तो मेरे को बहुत पिटाई पड़ती थी। किस लिए? मैथ्स को लेकर। मेरे पापा मुझे बहुत कूटते थे, मैथ्स में तूने ये गलत कर दिया, तेरी साइंस में ये स्पेलिंग गलत हो गई, फलाना फलाना, बहुत मारते थे, बहुत चिल्लाते थे। पढ़ाई को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। खैर, तो एक बार स्कूल में मैथ्स का टेस्ट हुआ था, गीता मैम नाम था उनका। खैर मुझे रियली बताऊँ उस वक्त वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि पूरे क्लास में पता नहीं क्यों उनको ले दे के मैं ही मिलती थी पनिश करने के लिए। आई डोंट नो वाई। ठीक है, आया पता नहीं, हमेशा एक तो फर्स्ट बेंच में बिठा लेती थी मुझको, है ना, और पनिशमेंट भी मिलती थी। खैर उन्होंने मैथ्स का टेस्ट लिया जिसमें मुझे सही बताऊं बहुत 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 गंदे नंबर आए थे 2nd क्लास में। 2nd 3rd, मान लो 2nd से लेकर 5th के बीच की कोई भी क्लास समझ लो। तो मैंने क्या किया था, अब पापा की सिग्नेचर लानी थी घर से, है ना। हमारे एक्चुअली स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, हमारे ऑटोज चलते थे उस पर्टिकुलर स्कूल में। तो टीचर्स सब मेरे पापा को बहुत अच्छे से जानते थे, ठीक है, कि हाँ यार करके ये इनकी बेटी है। हमारे नर्सेज जो थी, सिस्टर्स जो थी, वो सब अच्छे से जानती थी। तो गीता मैम ने स्पेशली कहा कि मेरे पापा की सिग्नेचर लानी है, मम्मी की नहीं लानी है।
ठीक है। तो अब मेरे को इतने कम नंबर में, मैं सही बताऊँ, मैं लिटरली कांप रही थी कि मैं घर में ये चीज़ कैसे दिखाऊँ, मेरे को मार डालेंगे एकदम। तो मैंने क्या किया, मेरे फादर की जो सिग्नेचर है उसे कॉपी कर लिया, ठीक है। मैंने ये एग्जैक्टली किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करना सही है, बट मैंने उस वक्त यही चीज़ की थी। अब मैं तो बड़ी खुश की, अरे वाह गीता, मैं कर लेती हूँ पापा की सिग्नेचर कॉपी, मैं बहुत प्रो हूँ इस काम में, बता दूँ मैं तुमको, ठीक है। एक बार हुआ क्या था कि मैं जब बोर्ड एग्जाम्स का फॉर्म होता है ना 12th का, उसमें मैं घर से पापा की सिग्नेचर कराना ही लेके जाना भूल गई थी। लो, मतलब सब कुछ फॉर्म वॉर्म भर लिया, डॉक्यूमेंट ले लिए, फादर्स की सिग्नेचर, मम्मी की सिग्नेचर ही भूल गई थी। तो मैंने उठा के पापा की सिग्नेचर खुद ही वहाँ पे कर दी थी। खैर ये सब बेकार चीज़ें हैं, बट मैं आई एम टेलिंग यू। तो उस वक्त मैंने उस क्लास में बड़ी खुश कि अरे वाह करके, अब तो मैडम से बच गई, मैडम ने पकड़ा भी नहीं। और मैं हमेशा यही कोशिश करती थी कि किसी तरीके से मेरे पापा स्कूल में गलती से मैडम से ना टकराते, बहुत मेरी कोशिश रहती थी। तो टकराए भी नहीं, सब कुछ एकदम अच्छे से हुआ, लेकिन मैडम को ये बात पच नहीं रही थी, क्योंकि वो भी जानती थी भैया इस बंदे का नेचर कैसा है, तो इतने कम मार्क्स को टॉलरेट करेगा नहीं, इसे सिग्नेचर दे कैसे दी, है ना। तो हुआ ये कि मैं बड़े खुशी से मेरे दिन कट रहे थे। बट एक दिन भोपाल में पिपलानी मार्केट है, वहाँ पे फिश मार्केट है तालाब के अपोजिट, उसके बाजू में सेंट जोसफ ही आई थिंक एक गर्ल्स स्कूल है सेंट जोसफ का, उसके बाजू में फिश मार्केट लगता था। खैर वहाँ पे हम लोग गए फिश लेने के लिए, और मेरी किस्मत इतनी फूटी कि गीता मैडम भी उनको वहीं मिल गई। अब वहाँ पे उन्होंने उठा लिया ये मुद्दा। अब उन्होंने जब ये मुद्दा उठाया तो मेरे को वहीं मछली मार्केट में ही सुताई पड़ना शुरू कि तुमने चीटिंग की, तुमने कॉपी किया सिग्नेचर, ये वो। घर आके तो मछली तो छोड़ो, धुलाई इतनी ज़्यादा हुई कि उसके बाद से मैंने कभी भी कॉपी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं यार कि मुझे कॉपी करना पड़े। ठीक है, फिर मैंने अपने पढ़ाई को लिया सीरियसली कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, पापा बहुत मारते, धूप में खड़ा करते, सर पटक देते हैं, मेरे सर पे पता निशान भी है फूटा हुआ। तो उसके बाद से मैं सीरियस हो गई कि नहीं अब नहीं। तो ऐसे में मेरे को फिशेस, इससे मैं बता रही हूँ, मेरे को फिश वाली चीज़ से यही एक इंसिडेंट याद आता है, मछली, गीता मैडम, पापा और चप्पल, बस ये 4 चीज़ें मुझे याद आती हैं। तो फिश पे अगर हम लोग आए तो आप मान के चलिए कि जो फिश है वो बेसिकली एक कैरेक्टर है ना। मछली क्या है, एक कैरेक्टर है। अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको देखो अलग अलग प्रकार की फिशेस मिलती हैं। लेट्स से अगर आप फिश नहीं भी खाते हैं तो आपने ज्योग्राफी वगैरह की बुक में पढ़ा होगा, सी वाटर में पाई जाने वाली फ़िश, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फ़िश। एक जैसे फ़िश होती है कटला, है ना, एक होती है आप लोगों की रोहू, है ना, एक होती है आपकी पॉम्पलेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माइट बी मेरी स्पेलिंग्स गलत हो। तो ये जो विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, ये सब क्या हैं, ये विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं। सो दीज मछलियों की टाइप्स आर नोन एज ट्रेड्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड्स। क्या ये तीनों मछलियाँ हैं? हाँ मैडम, है तो ये तीनों मछलियाँ, लेकिन इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ट्रेड्स। क्यों? क्योंकि मछलियों के प्रकार हैं। जैसे कई बार हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग कपड़े खरीदते हैं, हमें मान लेते हैं एक कपड़ा बहुत पसंद आ जाता है, कोई ड्रेस हमने सिलेक्ट किया, हमें बहुत पसंद आ गई ड्रेस, फिर हम दुकानदार को क्या बोलते हैं, भैया इसमें कोई दूसरा कलर दिखाओ, मतलब सेम रहना चाहिए बट कलर अलग चाहिए आपको। तो ड्रेस इज बेसिकली अ कैरेक्टर, और आपको अलग कलर होना उसमें, दैट कलर्स आर बेसिकली देयर ट्रेड्स। तो जब भी किसी फिक्स्ड चीज की क्या हो जाती है, टाइप्स आ जाते हैं, टाइप्स। जैसे आम खरीदने गए, हाफूस आम, लंगड़ा आम, तोता वाला आम, पता नहीं कौन कौन से अजीबोगरीब आम, इतने सारे आम के प्रकार होते हैं। तो वो जो प्रकार होते हैं ना आम के, टाइप्स ऑफ आम, तो दैट टाइप्स आर बेसिकली नोन एज ट्रेड्स। आम तो आम ही है, सभी आम है, लेकिन उनके जो प्रकार आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, दैट आर नोन एज ट्रेड्स। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं। जैसे अगर मैं आंखों के कलर के बारे में बात करूं तो देखो हम लोगों की आंखों का कलर इज बेसिकली नोन एज कैरेक्टर। इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये हम लोगों की बॉडी का एक क्या है, कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन तुम्हारी बॉडी में आंखों का कलर अलग होगा। लेट से मेरी आंखों का कलर ब्राउन है शायद, है ना, हो सकता है किसी की आंखों का कलर ब्लैक हो सकता है किसी की आंखों का कलर ग्रे हो, और हो सकता है किसी की आंखों का कलर ब्लू हो, या किसी के आंखों का कलर हो सकता है ग्रीन हो। तो ये जो आपको आंखों के कलर में जो ये विभिन्न प्रकार मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, दैट विभिन्न प्रकार जो आंखों की कलर में आपको देखने को मिल रहे हैं आर नोन एज ट्रेड्स।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ तक शायद क्लियर हूँ कि कैरेक्टर और ट्रेड्स ये बेसिकली दो अलग शब्द हैं, ठीक है। कैरेक्टर और ये ट्रेड्स आपके दो अलग शब्द हैं। आंखों का कलर तुम्हारे पास भी है, आंखों का कलर मेरे पास भी, मतलब आईज में कलर होना इज अ कैरेक्टर, बट कौन सा कलर है इज योर ट्रेट, ये क्या है आप लोगों का ट्रेट है ना। मेल हाइट क्या है, जैसे मान लेते हैं हाइट होती है, जैसे अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट क्या है, हाइट इज बेसिकली अ कैरेक्टर। लेकिन तुम देख लेना कई लोगों की जो हाइट होती है वो टॉल होती है, जैसे मेरी हाइट अच्छी खासी है, टॉल है। आप में ट्यूशन में एक लड़का आता है ध्रुव, 12th स्टैंडर्ड का है, बहुत लंबी हाइट है, मतलब अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता तो तुम्हें ऐसे मुंडी ऊपर करके देखना पड़ेगा वहाँ पे कितने लंबे लड़के को देख रहे हैं, है ना। तो हाइट किसी की टॉल होती है, किसी की बहुत ज़्यादा छोटी होती है, राइट। एक ट्यूशन में लड़का था वृषभ, उसकी हाइट उस बहुत छोटी थी जब वो 10th में था उस वक्त। कई लोगों की हाइट आपकी कैसी होती है, मीडियम होती है, कि नया ना ज़्यादा हम टॉल हैं ना ज़्यादा हम शॉर्ट हैं। तो ये जो आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, दैट विभिन्न विभिन्न प्रकार आर बेसिकली नोन एज ट्रेड्स। ये क्या कहलाते हैं, आपके ट्रेड्स कहलाते हैं। तो हमने कौन कौन से टर्म सीख लिए कि रिवाइज किया, एक जीन को रिवाइज किया, क्रोमोसोम को थोड़ा सा रिवाइज करके ये जानने की कोशिश की कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और ट्रेड्स और कैरेक्टर्स के बीच का हमने एक डिफरेंस देखा, है ना। ट्रेड्स और कैरेक्टर्स का हमने क्या देखा, एक डिफरेंस देखा। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, जो कि हो सकता है माइट भी आपकी टेक्स्ट बुक में वो वर्ड आपको ना दिखे, लेकिन जब हम हायर क्लासेस में हेरिडिटी पढ़ेंगे तब आपको डेफिनेटली वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। क्या है मैडम ये वर्ड, ये जो वर्ड है ये है एलील। कई बार हम लोग इतनी रट्टा मारते हैं डेफिनेशंस को, देखो मैंने भी मारा है 12 बोर्ड्स के लिए, मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, क्योंकि मैं रटे जाए रटे जाए रटे जाए, मतलब समझे आए ना आए, समझ आए नहीं आए, रटे जाओ रटे जाओ रटे जाओ। मार्क्स पूरे लाई हूँ मैं, 84 लाई हूँ भैया बायोलॉजी में, बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी इस टाइप के वीडियो के, क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम दी थी 2013 में। उस ज़माने में भाई इंटरनेट भारत में तो नहीं था, और अगर था भी तो बहुत कॉस्टली था, इतना कॉस्टली था कि आपके गलती से आपने अगर गूगल ओपन कर लिया तो आपके मोबाइल में जो 50 या 100 रुपये का जो रिचार्ज है वो धाए से उड़ जाता था, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है 2013 में मेरे पास, नहीं 2013 में नहीं, 2016 या 17 के आसपास मैंने उस वक्त अपना पहला फ़ोन खरीदा था। सोचो तुम लोगों के पास तो अभी फ़ोन आ गया यार, मेरे पास मेरा फ़ोन पोस्ट ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में आया था मेरे पास मेरा पहला फ़ोन, वो भी मैंने अपने पैसों से खरीदा था। खैर, तो उसमें उस वक्त मेरे पास एयरटेल का मैं रिचार्ज डलवाती थी शायद 399 का, और उसमें मुझे महीने का शायद एक या 2 GB मिलता था कुछ शायद, है ना, ये होता था। तो अभी देखो जियो और बाकी कंपनीज ने भी कितना अच्छा कर दिया डेटा प्लान वगैरह। खैर, तो मैं ये बता रही हूँ कि जो ये उस वक्त के ज़माने में बस मैं रट ली थी बायोलॉजी 2013 में बोर्ड एग्जाम्स के लिए, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या रट रही हूँ, बट स्टिल मैं 100 में से 84 मैंने स्कोर किया था। मुझे बहुत खुशी थी कि वाह यार, मैंने उन लोगों से ज़्यादा स्कोर किया जो ट्यूशन्स भी जाते थे, प्लस क्या क्या करते थे भाई। मेरा, मैं सही बता रही हूँ, मेरा पूरा 100% मेरा रट्टाफिकेशन वाले मार्क्स थे ये। हाँ, लॉजिकली मुझे चीज़ें काफ़ी समझती थी, बट कैसा रहता है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपने लेवल पे कई बार चीज़ें नहीं समझ पाते हो। उन्हीं में से वन ऑफ द टॉपिक है अलील। इसको मैं कोशिश करूँगी प्रॉपर तरीके से समझाने की, देखते हैं मैं सक्सेसफुल हो पाती हूँ कि नहीं हो पाती हूँ, डिसाइड करना। खैर, अब देखो कैसा होता है, हम सबकी बॉडी में क्रोमोसोम्स हैं, ये तो तुम जानते हो। सबकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम की किसी, अगर आप पर्टिकुलर पोजीशन पे चले जाओ तो हो सकता है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हाइट वाला कैरेक्टर काम कर रहा हो, जो आपकी बॉडी हाइट कितनी होगी ये डिसाइड करेगा, है ना। क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, आप लोगों का जो एक हाइट वाले कैरेक्टर के अगर आप गए तो अगर वो हाइट वाला कैरेक्टर रहेगा वो काम कर रहा होगा। अब होता कैसा है कि कुछ बच्चे आपको देखना छोटे दिखते हैं, कुछ बच्चे आपको बड़े दिखते हैं, तो यार हाइट में ये बड़ा ये छोटा आता कहाँ से? किसी की आंखों का कलर काला होता है, किसी आंखों की कलर नीला होता है, आखिर ये वेरिएशन आते क्यों हैं? ठीक है, ये डिफरेंसेस हमको देखने को क्यों मिलते हैं? तो मान के चलते हैं आप इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के अंदर मान लेते हैं एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये मम्मी का डीएनए हो गया, और लेट से ये हो गया आप लोगों के पप्पा वाला डीएनए, क्योंकि बच्चे के अंदर तो दोनों के दोनों होंगे, है ना, एक मम्मा का डीएनए एक पप्पा का डीएनए। खैर,
आपने बोला मैडम मेरे को इस पर्टिकुलर पोजीशन की स्टडी करनी है, मैं यहाँ की स्टडी करूँगा कि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन से कैरेक्टर के बारे में बातचीत की जा रही है। तो हमने बोला कि अच्छा यहाँ पे इस क्रोमोसोम की इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हाइट के कैरेक्टर की बात की जा रही है, हाइट वाले कैरेक्टर की बात की जा रही है। हाइट क्या है? हाइट इज नॉट अ ट्रेट, इट इज अ कैरेक्टर, है ना। हाइट इज नॉट अ ट्रेट, इट इज अ कैरेक्टर। भैया हाइट होगी तो ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना हाइट का बच्चा, भैया बिना हाइट का तो बच्चा ही नहीं होगा, कुछ तो हाइट होगी भले ही कम हो। तो हाइट इज बेसिकली अ कैरेक्टर। तो हमने देखा कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हाइट वाला कैरेक्टर काम कर रहा है। हमने हाइट वाले कैरेक्टर की स्टडी की कि भैया अच्छा चलो ठीक है दिखाओ। तो हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर हाइट वाले कैरेक्टर के अंदर जो जीन है, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम डीएनए का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं। ये जो छोटा छोटा पार्ट है ये क्या है? दीज आर छोटा छोटा, ये बेसिकली आपके क्या है? जीन्स है। डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को जीन कहा जाता है, ठीक है। डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। तो ये आप लोगों का क्या है? एक जीन है, जीन। हमने इस जीन की स्टडी जैसे आप केमिस्ट्री में फॉर्मूलेस देखते हो, जैसे मैंने बोल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका फॉर्मूला भी तो होता है ना NaOH। तो वैसे हमने उस पर्टिकुलर जीन की क्या की? स्टडी की। हमने ये देखा कि यहाँ वाला जो जीन है भाई, ये जीन तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल जीन है। अच्छा मैडम आपको कैसे पता वो नॉर्मल जीन है? क्योंकि जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उनके कुछ पैरामीटर्स होंगे ना कि हाँ इसको नॉर्मल कहेंगे, इसको एबनॉर्मल कहेंगे। मान लेते हैं अभी तुम सभी लोग कैसे चलते हो, मुंडी ऊपर पाँव नीचे, तो दिस इज नॉर्मल। अगर कल को कोई तुम्हें उल्टा चलता हुआ दिखे, पाँव ऊपर मुंडी नीचे, दैट इज एबनॉर्मल, है ना। तो कुछ पैरामीटर्स होते होंगे ना जिससे हमें डिसाइड करते हैं कि फलाना चीज को नॉर्मल कहा जाएगा, फलाना चीज को एबनॉर्मल कहा जाएगा। सो हमने ऐसा देखा कि दो जीन्स में से एक जीन नॉर्मल है और दूसरे जीन में कुछ डिफेक्ट है। अब मैडम ये डिफेक्ट कहाँ से आया? हो जाता है यार, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, खैर। बट हमने देखा कि ये थोड़ा सा डिफेक्टेड जीन है, या फिर मैं इसे कह सकती हूँ ये थोड़ा सा नॉर्मल से अलग है। सो वी कॉल्ड इट एज एबनॉर्मल जीन। हमने कहा इसको एबनॉर्मल जीन। अब होगा क्या कि जो मम्मी वाला जीन है, मतलब लेट्स से जो पहला जीन है मम्मी वाला, वो ये कह रहा है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, है ना। और जो पप्पा वाला जीन है उधर हाइट में, वो बोल रहा है कि यार मैं तो एबनॉर्मल हूँ। तो मम्मी का जो नॉर्मल जीन है वो नॉर्मल फंक्शन करेगा, नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल तरीके से काम करेंगी। तो ये जो नॉर्मल जीन है ये क्या करेगा? नॉर्मल तरीके से क्या करेगा? फंक्शन करेगा। ये नॉर्मल जीन क्या करेगा? नॉर्मल तरीके से फंक्शन करेगा। और नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि हाइट ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं कहूँगी एक टॉल हाइट होनी चाहिए। टॉल का मतलब ऐसा नहीं कि खंबे जैसे लंबे हो गए हो, बट खैर एक टॉल हाइट होनी चाहिए। लेकिन जो जीन एबनॉर्मल हो गया है किसी रीजंस की वजह से, उसके जो फंक्शन होगा उसका फंक्शन कैसा होगा? एबनॉर्मल। मतलब उसको प्रोड्यूस करना चाहिए था एक टॉल हाइट को, बट वो प्रोड्यूस करेगा एक शॉर्ट हाइट। अब शॉर्ट हाइट को हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है पिद्दी, ठीक है। ड्वार्फ का मतलब होता है पिद्दी, क्योंकि वो जीन कैसा है? डिफेक्टेड, खराब हो चुका जीन है यार वो, है ना। वो जीन कैसा है? डिफेक्टेड है, वो खराब हुआ जीन है। अब हुआ क्या? बच्चे की बॉडी के अंदर ये दोनों जीन मौजूद है। लेट से एक नॉर्मल वाला मौजूद है और लेट से एक एबनॉर्मल वाला मौजूद है ना। ये एक नॉर्मल वाला मौजूद है, एक एबनॉर्मल वाला मौजूद है। तो होगा क्या? इस टाइप के जीन्स को, अब तुम देखो क्या दोनों जीन्स सेम कैरेक्टर के लिए काम कर रहे हैं? हाँ मैडम, पहले वाला जीन भी हाइट के बारे में बात कर रहा है, दूसरा वाला जीन भी हाइट के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये आप लोगों के एक ऐसे जीन है जिनके अंदर जो है इनका कैरेक्टर दोनों का क्या है? सेम है। दोनों हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक जीन मैंने ले लिया जो कि बात कर रहा हो आइस के कलर के बारे में और दूसरा जीन बात कर रहा हो हाइट के बारे में, ऐसा नहीं। ऐसे जीन के पेयर लो जिनकी क्या होना चाहिए? कैरेक्टर्स बोलो कैसे होने चाहिए? जिनके कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जिनके कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, है ना। जिनके कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। वो सेम लोकेशन वाले जीन होने चाहिए, मतलब उनका लोकस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उनका लोकस कैसा होना चाहिए? सेम। ऐसा नहीं कि एक 5th पोजीशन का एक 6th पोजीशन का, ये भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास एक ऐसे जीन है जो सेम लोकस के हैं
जो सेम कैरेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन 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 उनके जो ट्रेड्स हैं, लेकिन उनके ट्रेड्स कैसे हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। एक बड़ा प्लांट, मतलब एक बड़ा प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है और लेट्स से एक पिद्दी सा प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे जीन जो सेम लोकस पर होते हैं, सेम कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, बट स्टिल उनके ट्रेड्स अलग हो जाते हैं। ट्रेड्स का मतलब मैंने ऊपर आपको मीनिंग समझाया है। तो ऐसे ही जीन्स लोगों को हम एक नया नाम देते हैं और उन्हें हम लोग कहते हैं एलील। ठीक है, अच्छा एक ई मैं खा गई हूँ, खैर इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलील। सो एलील कोई नई चीज नहीं है। एलील बेसिकली जीन्स ही होते हैं, बट ऐसे जीन्स जिनका कैरेक्टर सेम है, लोकस भी सेम है, लेकिन उनके ट्रेड्स अलग हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एलील। ठीक है, थोड़ा सा अलग प्रकार का जीन, डिफेक्टेड जीन, थोड़ा सा अलग प्रकार का जीन इज बेसिकली आप लोगों का एलील। तो कई बार जब आप हेरिडिटी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता होता है, मतलब बुक में लिखा होता है कि अलील है ये। तो अलील मतलब क्या, दोनों के क्रोमोसोम्स की सेम लोकेशन पे सेम कैरेक्टर वाला काम हो रहा है, बट सेम कैरेक्टर का काम होने के बावजूद भी एक बड़ा प्लांट हो रहा है, एक छोटा प्लांट हो रहा है। तो ये डिफरेंस, ये जो ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं, इस अलग प्रकार के जीन को हम लोग क्या कहेंगे, अलील कहेंगे। डन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अलील। अब इस अलील की वजह से पता है झगड़े हो जाते हैं घरों में, है ना, इस अलील की वजह से झगड़े हो जाते हैं। कैसे, अब इस अलील की वजह से कोई लोगों की आंखों का कलर हरा होता है, कुछ लोगों की आंखों का कलर ब्राउन होता है। फिर कई लोगों की हाइट बड़ी हो जाती है, कई लोगों की हाइट छोटी हो जाती है। तो मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने ये देखा कि मान लेते हैं आपके पास एक क्रोमोसोम नंबर 1 है और आप लोगों के पास मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 2 है। क्रोमोसोम नंबर 1 नॉर्मल क्रोमोसोम है, अच्छा क्रोमोसोम है, वो टॉल प्लांट प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसकी अंदर जो जीन है वो नॉर्मल जीन है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई मैं तो टॉल रहूंगा, टॉल। और जो बाजू में आपका दूसरा क्रोमोसोम है वो भी टॉल है। तो ऐसे में जो आपके बेबी का क्रोमोसोम होगा, बेबी इन द सेंस प्लांट बेबी, ह्यूमन बेबी या कोई भी बेबी, क्योंकि देखो मम्मी का भी क्रोमोसोम नॉर्मल है, पापा का भी क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो 99.99% ऐसे चांसेस होंगे कि जो बेबी का क्रोमोसोम होगा वो भी नॉर्मल होगा और वो बेबी कैसा रहेगा, टॉल। ठीक है, अगर मान लेते हैं मम्मी का क्रोमोसोम ऐसा है कि सच दैट एबनॉर्मल है और बच्चा, उनके मम्मी के क्रोमोसोम में ये है कि भैया बच्चा ड्वार्फ होगा, मतलब वो मम्मी का क्रोमोसोम कहता है कि मेरे पे शॉर्ट हाइट का है और पप्पा वाला कहता है यार मेरे में भी शॉर्ट हाइट है। तो ऐसे में जनरली जो बेबी होता है उस पर्टिकुलर बेबी की भी क्या होती है, शॉर्ट हाइट ही होती है। ठीक है, उस प्रकार के क्रोमोसोम, मतलब उस बेबी की भी क्या होती है, शॉर्ट हाइट ही होती है। मतलब मम्मी पापा के सेम कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, सेम आप लोगों के लोकस से बात हो रही है और किस्मत से इनके ट्रेड्स भी सेम निकले। बताओ, ट्रेड्स भी सेम निकले, तो इन्हें हम लोग कहते हैं होमोजाइगोस। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, होमोजाइगोस। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रहा कि मम्मी वाला क्रोमोसोम टॉल वाले ट्रेट के लिए बना है और पप्पा वाला क्रोमोसोम लेट्स से ड्वार्फ वाले के लिए बना है, या फिर अगर मैं इसका उल्टा कर लूँ कि मम्मी वाले को ड्वार्फ कर दूँ, पप्पा वाले को मैं लेट्स से टॉल कर दूँ, तो अब ऐसे में जो बच्चा बनेगा, तो मुझे बताओ वो टॉल बनेगा कि ड्वार्फ बनेगा, बताओ। क्योंकि मम्मी की तरफ से टॉलनेस आई है, पप्पा की तरफ से ड्वार्फनेस आई है, अब क्या होगा। तो ऐसे में अब देखो, तुम बोलोगे मैडम बीच का बनेगा, ना तो टॉल बनेगा ना तो ड्वार्फ बनेगा, तो नहीं। यहीं पे आपके मेंडल जी ने ऑब्जर्वेशन की कि जब इस तरीके से भी आप लोगों का कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है कि मतलब एक क्रोमोसोम अलग ट्रेट को बता रहा है, दूसरे क्रोमोसोम में आपको अलग ट्रेट दिख रहा है, तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि यार बच्चा ना तो ड्वार्फ हुआ ही नहीं, मतलब ड्वार्फ नहीं हुआ, वो बच्चा कैसा हुआ, टॉल प्रोड्यूस हुआ। वो बच्चा कैसा प्रोड्यूस हुआ, टॉल प्रोड्यूस हुआ। तो उनको इससे ये समझ में आया कि यार जो पप्पा के या ड्वार्फ जिसके पास भी था, ये ड्वार्फ एक ऐसा फॉल्टी जीन है जो कि बहुत कमजोर है। अगर देखो आप दो लोगों के बीच में लड़ाई करवाओगे तो दो लोगों के बीच में लड़ाई करवाने से क्या होगा, जो ताकतवर है वो जीत जाएगा, जो कमजोर है वो हार जाएगा। तो वैसे ही अभी पप्पा मम्मी के क्रोमोसोम्स के बीच में लड़ाई हो रही है कि मैं बच्चे के अंदर टेल वाला कैरेक्टर लाऊंगा और दूसरा वाला बोलता है मैं बच्चे के अंदर ड्वार्फनेस का कैरेक्टर लाऊंगा। तो बेसिकली हुआ ये बताए कि पप्पा के टेल और मम्मा के ड्वार्फ या इन दोनों के बीच में झगड़े में आपका टॉल वाला पार्ट क्या हो गया, विनर निकला।
आपका टॉल वाला पार्ट क्या निकला, विनर निकला। यानी कि ड्वार्फ को उसने क्या कर दिया, दबा दिया, उसने उस ड्वार्फ को क्या कर दिया, हरा दिया कि भग तेरी कौन सुनेगा, बच्चे के अंदर तो टॉलनेस ही आएगी। तो कई बार कैसा होता है, ठीक है, कई बार ये होता है कि हम लोगों के जो जीन्स के जो ट्रेड्स होते हैं उनमें से कुछ ट्रेड्स ताकतवर होते हैं, जिनका वट चलता है, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, पता है। तो ऐसे ट्रेड्स, ठीक है, ऐसे ट्रेड्स जिनकी बातें सुनी जाती हैं, जो कि अगर मान लेते दो डिफरेंट लोग हैं और दो डिफरेंट लोगों के बीच में आपका ट्रेड हमेशा जीतता है, तो ऐसा ट्रेड, जीन का एक ऐसा ट्रेड, ठीक है, जो हमेशा विनर रहता है, उस पर्टिकुलर ट्रेड को कहते हैं हम लोग डोमिनेंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट, कि तुम तो यार डोमिनेंट हो, है ना, तुम तो सबके ऊपर जीत जाते हो। और मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा जीन है, आपके पास मान लेते हैं एक ऐसा ट्रेट है जो बेचारा लूजर हो जाता है, अगर उसका कॉम्बिनेशन किसी डिफरेंट वाले के साथ सेट कर दिया जाए तो, ठीक है, दो लूजर्स को साथ में रखोगे तो लूजर ही होगा, तो इसमें कोई ना जीता ना कोई हारा। बट अगर आप दो अलग लोगों को साथ में रखोगे, है ना, एक विनर को रखा एक लूजर को रखा, तो जो लूजर है उसकी प्रॉपर्टीज अपीयर नहीं हो रही हैं, तो दैट लूजर बेचारा वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर ट्रेड्स को हम लोग कहते हैं रेसेसिव। तो आपकी बॉडी में हो सकता है दोनों विनर वाले ट्रेड्स हो सकता है आपकी बॉडी में दोनों लूजर वाले ट्रेड्स हो, या हो सकता है आपकी बॉडी में एक विनर और एक लूजर वाला ट्रेड हो। तो इस हिसाब से मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में, हमें याद होगा, देखो रुको, मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक बेसिकली पढ़ाया था वो कहाँ गया यार, मेंडल प्रिंसिपल। देखो इस मेंडल प्रिंसिपल में हमने ये पी प्लांट का जिक्र किया था, तो उन्होंने उसमें बताया कि अगर हम लोग मटर के दाने की शेप के बारे में बात करते हैं, तो मटर के दाने की गोल शेप आएगी, ये उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ऐसी रिंकल शेप आएगी, ये इसका रेसेसिव है। मतलब दो राउंड शेप को रखोगे तो बेबी के अंदर राउंड ही शेप आएगी, दो रिंकल्ड को रखोगे तो बेबी के अंदर रिंकल्ड शेप ही आएगी। लेकिन अगर आपने एक ड्वार्फ को रख दिया या अगर आपने एक रिंकल को रख दिया तो बेबी के अंदर किसकी शेप आएगी, आपके राउंड की शेप आएगी, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है। तो ऐसे आपके मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी पी प्लांट के। 7 कैरेक्टर्स के उन्होंने डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन दोनों बताए हैं। कि अगर हम कलर की बात करें फ्लावर के, तो पर्पल कलर के फ्लावर्स ज़्यादा है मतलब डोमिनेंट है, और वाइट कलर के फ्लावर रेसेसिव। मतलब अगर किसी प्लांट के अंदर पर्पल कलर के फ्लावर के पर्पल कलर वाले 2 जीन्स मौजूद है तो पर्पल कलर ही आएगा, व्हाइट कलर के 2 मौजूद है तो व्हाइट ही आएगा। बट अगर एक पर्पल है और एक व्हाइट है तो जीत हमेशा किसकी होगी, पर्पल की। तो ये बातचीत होती है डोमिनेंट और रेसेसिव। तो जब आप 2 डिफरेंट ट्रेड्स को साथ में रखते हो, तो जब 2 डिफरेंट ट्रेड्स को साथ में रखने से जो ट्रेड विनर होता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, और जो ट्रेड लूजर होता है उस पर्टिकुलर ट्रेड को रेसेसिव कहते हैं। लेकिन ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव, ये वर्ड्स तभी इस्तेमाल होते हैं जब आप क्या रखो, 2 डिफरेंट ट्रेड्स को आप क्या रखो, आपस में साथ रखो। अगर आपने दोनों लूजर्स रख लिए हैं कोई मतलब नहीं है, आपने दोनों विनर रख लिए हैं कोई मतलब नहीं है। एक डोमिनेंट और रेसेसिव ये वाली बातचीत कब की जाती है, जब एक विनर हो और एक लूजर हो, दोनों अलग हो। तो आपको जो मैंने पीछे चार्ट दिखाया ना पी प्लांट का, उस पी प्लांट के चार्ट में आपको वो पूरा का पूरा याद रखना है कि कौन से कैरेक्टर के इसमें कौन सी वाली चीज़ डोमिनेंट है और कौन सी वाली चीज़ क्या है, रेसेसिव है। ठीक है, बस अब हम लोग एक हमारा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है फिनोटाइप। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है फिनोटाइप। और एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है जीनोटाइप। खैर वैसे मैं इस टॉपिक के बारे में आपको प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स इसके बारे में बताया था ना, तब मैं इसको बता चुकी हूँ, बट स्टिल फिर भी बता देती हूँ। फिनोटाइप का बेसिकली मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जिस चीज़ को आप देख सकते हो उसे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। खत्म, है ना। विच यू कैन सी, मेरी हाइट छोटी है, मेरी हाइट बड़ी है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं सांवली हूँ, है ना। जो कैरेक्टर्स जो आप देख सकते हो एक्सटर्नली उसे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। बराबर। अब देखो
मान लेते हैं तुमने ऑब्जर्व किया, तुमने मेरी फिजिकल अपीयरेंस को देखा, तुमने ऑब्जर्व किया और तुमने बोला अरे मैडम आपकी हाइट तो लंबी है, जो कि मैं हूँ भी, मैं टॉल हूँ, ठीक है, माई हाइट इज टॉल। अब तुम्हें कन्फ्यूजन आ गया। कैसा कन्फ्यूजन आ गया कि मैडम आप टॉल कैसे हो? मैंने बोला कैसे मतलब? टॉल मतलब टॉल। तो तुमने मुझे बोला नहीं मैडम देखिए, टॉल के लिए ना दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। क्या हो सकता है? आपकी बॉडी के अंदर दोनों कैपिटल टी हो। मतलब यूजुअली हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर्स को कैपिटल सिंबल से इंडिकेट करते हैं और रेसेसिव कैरेक्टर्स को हम लोग स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो मान लेते हैं आपके अंदर दोनों ही कैपिटल टी थे, इसीलिए आप दोनों के टॉल, मतलब मम्मी का भी टॉल, पापा का भी टॉल जीन, इसलिए आप भी टॉल हुए। क्या आप इस वजह से टॉल हो, या फिर आपके अंदर एक जीन टॉल वाला था, एक जीन शॉर्ट वाला था, क्योंकि टॉल वाला आपका डोमिनेंट था तो डोमिनेंट वाला आपका जीत गया, या फिर आप इसीलिए टॉल हो? तो मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने तुम्हें हड़क दिया कि अरे देख भाई मैं टॉल हूँ सो हूँ, मुझको नहीं पता कि कैपिटल टी की वजह से टॉल हूँ कि स्मॉल टी कैपिटल टी की वजह से हूँ, तो भग यहाँ से। तो जब हम लोगों को हमारी बॉडी के अंदर इन सब टॉपिक्स के बारे में बातचीत करनी पड़ जाए ना, कि हम अगर टॉल हैं तो किस वजह से टॉल है, दोनों विनर्स की वजह से टॉल है या विनर लूजर के कॉम्बिनेशन की वजह से टॉल है, तो इस चीज की पढ़ाई को, इस चीज को हम लोग बेसिकली कहते हैं जीनोटाइप, जो कि ये बताता है कि आपके अंदर वो फलाना कैरेक्टर किस कॉम्बिनेशन, जीन्स के कौन से कॉम्बिनेशन की वजह से आया है, ठीक है। और इसी जीनोटाइप की पढ़ाई और इसी फिनोटाइप की पढ़ाई मेंडल ने अपने चर्च के पीछे के एरिया में बहुत सारे पी प्लांट्स लगाकर की थी, और कल से हम लोगों को वही करना है। कल की क्लास से हम लोग बेसिकली यही करेंगे। बस खत्म हो गई हम लोगों की कहानी, प्यारी सी छोटी सी, है ना, बराबर, बस हो गया। तो फिलहाल इस चीज को हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। कल की क्लास में हम लोग जीनोटाइप ये वाले टॉपिक के बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे।